हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए डेली की तरह आपका आज हिस्ट्री का जो है 11 नंबर क्लास होगा और इसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ाया जा रहा है। मध्यकालीन इतिहास में जो चैप्टर होगा विजयनगर साम्राज्य, आज का चैप्टर पे चर्चा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आते हैं, आपको दिखाते हैं। पहला पॉइंट होगा आपका ये आज का विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की हम बात करेंगे तो इसमें 4 वंश इसे डिवाइड हुआ था। इसमें पहला है संगम वंश। इसके संस्थापक की हम बात करें तो हरिहर और बुक्का 2 भाई थे। और इसके आगे हम देखेंगे शालू वंश। इसके संस्थापक जो है कि नरसिंह शालू थे। और इसके अगले शासक, इसके अगले वंश की हम बात करेंगे तो तुलु वंश। इसके संस्थापक जो है वीर नरसिंह थे। और इसके अगले वंश की बात करें तो आरावीडु वंश। इसके संस्थापक जो है तिरुमल थे। तो चलिए क्रम वाइज हम दिखाते हैं संगम वंश। पहले हम बात करेंगे संगम वंश की। तो इसकी स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हुई थी। और संस्थापक की बात करें इसके संगम वंश में तो हरिहर तथा बुक्का, आपको जैसे हम बता चुके हैं आगे, ये 2 भाई थे। और हरिहर और एवं बुक्का ये इनके कार्य शासन काल में मोहम्मद तुगलक से पराजय के पश्चात इस्लाम धर्म इन्होंने दोनों स्वीकार कर लिए। और अगला पॉइंट है संत विधारक के प्रभाव से पुनः हिंदू धर्म में वापसी दोनों लोग किए। और इनकी शिक्षा की प्राप्ति की बात करें तो इनके गुरु थे गुरु विद्यारण एवं भाष्यकार शायर से, ये 2 इनके गुरु थे। इनसे शिक्षा प्राप्त हुई थी इनके द्वारा। और इसके बाद अगला शासक है हरिहर द्वितीय। और इनका कार्यकाल की हम बात करें तो 1377 से 1404 ईस्वी तक। ये जो है हरिहर द्वितीय, ये बुक्का का पुत्र था। और ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी इसने। और अब बात करें कनारा, मैसूर और तिचनापल्ली, कांसी की विजय इन्होंने प्राप्त की थी। और इसी क्रम में आगे देखते हैं हरिहर द्वितीय के बारे में। तो श्रीलंका के राजा से राजस्व इसने वसूला था। और हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता क्या है वो हम बता दें, बहमनी से बेलगांव और गोवा छीनना। मतलब बहमनी से बेलगांव छीना इसने और गोवा छीना। और अगला पॉइंट है क्या है इसका सफलता, सबसे बड़ी सफलता, शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासना किया था इसने। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं शालू वंश। अगला वंश है आपका, तो शालू वंश का संस्थापक नरसिंह शालू को माना जाता है, जो 1485 से 1490 ईस्वी तक। और ये नरसिंह शालू जो है संगम वंश के अंतिम शासक को पद से नियुक्त हटा के अपना शासक बने ये नरसिंह शालू जो है। और शालू वंश की स्थापना की इन्होंने। और इनके बाद जो है नरसिंह शालू का पुत्र जो है इममाड़ी नरसिंह ये शासक बना था। और इसके बाद वीर नरसिंह द्वारा इसे पद से हटा के तुलु वंश की स्थापना की थी इनके द्वारा। वीर नरसिंह के द्वारा तुलु वंश की स्थापना की गई थी। तो आगे हम चलिए दिखाते हैं आपको तुलु वंश की हम बात करेंगे। तो ये तुलु वंश के संस्थापक जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वीर नरसिंह है। और इनकी मृत्यु जो है 1509 ईस्वी में हो गई थी। और इसके बाद इनका उत्तराधिकारी जो है कृष्णदेव राय बना। तुलु वंश का संस्थापक के बाद जो है कृष्णदेव राय बना। तो ये कृष्णदेव राय की हम बात करें तो 1509 से 1529 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। जिसमें कृष्णदेव राय की बात करें तो गोलकुंडा का युद्ध हुआ, जिसमें कुली कुतुब शाह परास्त हुए। और कृष्णदेव राय के शासनकाल की हम बात करें तो इसमें जो है साहित्य का क्लासिकल युग यानी कि तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल माना गया है इसके शासनकाल को। और तेलुगु के 8 विद्वानों एवं कवियों को संरक्षण दिया था इसने अपने कार्यकाल में, कृष्णदेव राय ने। और आगे देखते हैं हम इसी क्रम में कृष्णदेव राय के बारे में थोड़ा सा विशेष चर्चा है। शासनकाल की हम बात करें तो ये क्लासिकी युद्ध यानी कि साहित्य बोला जाता है इसे। और उत्कृष्ट यानी कि कवि और लेखक को माना जाता है। और रचना जो है अमुक्त माल्य इसकी रचना है। और स्थापना बात करें इसका कृष्णदेव राज की स्थापना ये नागलपुर नगर में। और मंदिर निर्माण इन्होंने जो है विट्ठल स्वामी हजारा का मंदिर निर्माण करवाया था। और विदेशी यात्रा इसके कार्यकाल में जो आए थे वो डोमिगो पायस, ये विदेशी यात्री आए थे। और युद्ध इसने किया था कुली कुतुब शाह, गोलकुंडा वाला जो युद्ध किया था इसमें कुली कुतुब शाह परास्त हुए थे। और इसी क्रम में उपाधि जो है ये आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी इसने कृष्णदेव राय ने। और संरक्षक जो है अष्टदिग्गज को, ये बता दिया आपको हम, महान विद्वान एवं कवियों को संरक्षक दिया था। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं तो आगे है आपका अरावीडु वंश। और इसी क्रम में हम अरावीडु वंश की चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जो अरावीडु वंश है इसमें जो है कि सदाशिव राय की इसने हत्या करके, ये तिरुमल जो है इनकी हत्या करके अगला वंश नया अरावीडु वंश की स्थापना की 1570 ईस्वी में। इसकी स्थापना जो है तिरुमल द्वारा हुई थी इस वंश की। और वेकेट द्वितीय की हम बात करें तो राजा वोडियार का समकालीन इसे माना जाता है। और चंद्रगिरी का मुख्यालय माना जाता है। और अगला है आपका शिष्ट यानी कि राय लेक। विजयनगर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था ये श्रेष्ठ राय लेक। और 58वें अस्थवन यानी कि केंद्रीय राज्य विभाग। और हम्पी में जो है विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानियाँ हम्पी में इन्होंने की।
और विश्व विरासत स्थल यानी कि यूनेस्को द्वारा विरूपाक्ष मंदिर जो है ये हम्पी में है, आप लोग जानते हैं। और आगे हम बात करेंगे तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसमें हुसैन निजाम शाह ने स्वयं राम राय का वध किया। 1565 ईस्वी में बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा फीदर की संयुक्त सेना बनाम विजयनगर के युद्ध हुआ, जिसमें और अगला है बरार संयुक्त सेना में सम्मिलित नहीं हुआ, ये तालीकोटा का युद्ध। और फरिश्ता की हम बात करें, फरिश्ता जो है युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया और वास्तविक क्षेत्र जो है राजसी एवं तगड़ी ग्रामों के मध्य स्थित था, जो है वास्तविक क्षेत्र। और तत्कालीन विजयनगर शासक बताएं आपको सदाशिव राय वास्तविक शक्ति मंत्री राम राय के हाथों में थे। और इसी क्रम में आगे देखते हैं दिल्ली सल्तनत की हम बात करेंगे। विभिन्न वंशों की कला अवधि और प्रशासनिक विभाग, इसमें कौन कौन से कला अवधि कौन से वंश थे, क्रम वाइज हम आपको दिखाते हैं। तो पहले था गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, खिलजी वंश था इसके बाद 1290 से 1320 ईस्वी, और इसके आगे है तुगलक वंश जो 1320 से 1412 ईस्वी, और इसके आगे तुगलक वंश के आगे सैयद वंश जिसमें 1414 से 1451 चर्चा है, और इसके आगे है लोधी वंश, ये जो है 1451 से 1526। इसमें हम बात करेंगे ये गुलाम वंश में, तो ये दीवाने मुक्त राज ये राजस्व विभाग माना गया था, और दीवाने रियासत ये बाजार नियंत्रण विभाग माना गया था, दीवाने अमीर को ही ये कृषि विभाग को माना गया था, दीवाने खैरात यानी दान विभाग, दीवाने बंदगान ये दास विभाग को माना गया था। और आगे चलते हैं सैन्य संगठन की हम बात करें तो ये दशमलव प्रणाली पर आधारित थी ये, और हम पॉइंट वाइज देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण है। घुड़सवारों की जो टुकड़ी का प्रधान था इसे क्या कहते थे, तो सरे खेल कहते थे, और 10 सरे खेल एक सिपहला सकार और 10 सिपहल सालार बराबर 1 अमीर, और 10 अमीर बराबर 1 मालिक, और 10 मालिक बराबर 1 खान, और सेना का मुख्य सेनापति जो है सुल्तान को माना गया है। और इसी क्रम में हम कर निर्धारण की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा कुरान के नियमानुसार कर निर्धारण हुआ था, और 4 कर लगाने की अनुमति दी गई थी, जिसमें पहला कर है आपका खराज, दूसरा है जजिया कर, तीसरा है खुम्स यानी कि लूट का धन वो कर दिया गया था, और ज़कात दिया गया था। अगला पॉइंट है आपका इसमें सिकंदर लोधी की बात करें तो गड़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया था इसने। और शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी इस टाइम की, तो ग्राम थी, ग्राम में, और ग्राम जो है ग्राम स्तर पर भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, तो ये चौधरी होता था। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं जो सल्तनत कालीन मुद्राएं हैं वो 2 प्रसिद्ध मुद्रा हैं, जिसे टंका जो है ये चांदी की मुद्रा थी, और जीतल जो है जीतल तांबा की मुद्रा थी। तो टंका एवं जीतल का अनुपात क्या था, तो ये 1:48 था इसका अनुपात। और इसी क्रम में आगे देखते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के, ये भी सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित किया गया था इस सिक्के पे, खलीफा अल मुस्तसिम इसे कहा गया था सिक्के के। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं विराजत किसे कहते हैं, तो ये इस्लामी संविधान में मान्यता प्राप्त है इसे विराजत को, और एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली। और प्रथम वाजिद थे कौन, ये अब्बास फजल बिन अहमद, और ये जो है अब्बास फजल बिन अहमद क्या थे, तो महमूद गजनवी के शासनकाल में आए थे ये। और राज्य का प्रधानमंत्री उस टाइम जो है वाजिर कहलाता था, राजस्व विभाग का प्रधान जो है वाजिर कहलाता था, और तुगलक काल स्वर्ण काल कहलाता था, और फिरोज तुगलक के समय 4 मुत्कर्ष हुआ था इस टाइम। और यहीं आज का वीडियो आपका समाप्त हुआ। तो दोस्तों बाकी हम आगे देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक आपका रहेगा, तो आगे आपका रहेगा जो है कि दिल्ली सल्तनत की हम बात करेंगे। तो इसमें दिल्ली सल्तनत नहीं है, हाँ, तो हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत, इसमें कला एवं स्थापत्य कला की बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।